हेलो एवरीवन, रेटिना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अभी तक हमने पार्ट 4 तक हमने डिस्कस किया है, तो उसी प्रकार से आज भी हम मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम 25 नंबर्स को कंडक्ट होने जा रहा है, उसी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और इम्पोर्टेंट MCQs और साथ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MPPV ग्रुप 5 दबंग क्लास, दबंग कंटेंट, दबंग पैरामीटर्स। और ये जो पैरामीटर्स होंगे आपको ये मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 को क्रैक करने में, उसमें सेलेक्ट होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्लास कैरी ऑन करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी इस पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव डेडिकेशन और बैकग्राउंड के साथ में हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी एवरीवन कि एजुकेशन, देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दिस कोटेशन विच इज गिवन बाय द नेल्सन मंडेला। सो इन्होंने कहा है कि एजुकेशन एक ऐसा मोस्ट पावरफुल वेपन्स है, आप इसको यूज कर करके पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, दुनिया को चेंज कर सकते हैं। सो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट टू डू एनीथिंग। आपको पता है कि एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिना एजुकेशन के हम, बिना शिक्षा के हम, बिना ज्ञान के हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, हम यदि हमारे पास नॉलेज है, डेडिकेशन है, एक जुनून है, ये सब चीजें हैं, और साथ में हमारे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, क्वालिफाइड है, तो फिर हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, उसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सो आपसे भी मेरी वही गुजारिश है, वही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन एक बहुत पावरफुल वेपन्स है, इसको आप यूज करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यदि आप इसको यूज करके अपने व्यापम ग्रुप 5 में भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं और अपनी किस्मत में 4 चांद भी लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव डेडिकेशन और पॉजिटिव कंटेंट के साथ में हम क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं। बस आप बने रहिएगा क्लास में। इस क्लास में जितने भी पैरामीटर्स होंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट और MCQs होगा, सेम एज इट इज आपको ग्रुप 5 एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो हियर यू कैन सी एवरीवन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which is the best solid food that can be used during the process of weaning। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है कि यहां पर बोला गया है which is the best solid food। यहां पर बोला, देखो बच्चों, यहां पर बोला है हमने कि बेस्ट सॉलिड फूड, ठीक है। ये जो बेस्ट है आपका एक सॉलिड फूड है, यहां पे सॉरी, तो आपका बेस्ट सॉलिड फूड है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वीनिंग, ठीक है। जो बच्चों वीनिंग का जो प्रोसेस होता है, हमको उसमें ये बेस्ट सॉलिड फूड यूज करना है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों वीनिंग का मतलब हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री फूड, ओके, या फिर हम इसको कह सकते हैं सप्लीमेंट्री फूड कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये वीनिंग डाइट हम कब देते हैं, जो बेबी होता है, जो बेबी 4 to 6 मंथ की एज में होता है, तो मिल्क के साथ में हम धीरे धीरे वो डाइट स्टार्ट करते हैं। दैट कंडीशन वी कैन से वीनिंग। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहाँ पर वही पूछा है कि विच इज द बेस्ट सॉलिड फूड, ऐसा कौन सा बेस्ट सॉलिड फूड है जिसको हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वीनिंग। वीनिंग का मीनिंग मैंने बताया। वीनिंग क्या है? इट एज एन इट इज सप्लीमेंट्री फीडिंग or supplementary food that we can administer to the baby
इट विल कम्स अंडर 4 to 6 मंथ। जो भी 4 to 6 मंथ के बेबी हैं उनको हम सप्लीमेंट्री फूड देंगे एक्सेप्ट मदर मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, दैट कंडीशन डिटेल से भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, आई विल गिव ऑप्शंस, देन यू कैन गिव मी राइट आंसर। ओके, फर्स्ट, उस बच्चे को क्या हम फ्रूट्स देंगे या फ्रूट्स को हम वीनिंग बोलेंगे, या फिर वेजिटेबल्स देते हैं उस बच्चे को, या फिर एग वाइट देंगे, या फिर हम फ्रूट्स देंगे, या फिर राइस सीरियल्स देंगे? विच इज द करेक्ट आंसर? गिव मी आंसर फास्ट। या हम जो बच्चा 4 to 6 मंथ का है क्या उसको हम फ्रूट्स दे देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि बच्चे पर वहां पर बच्चों के मॉलर टीथ नहीं आए, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ही और सिविल मतलब उसको चबा पाएगा या नहीं चबा पाएगा, तो फ्रूट्स तो हम देंगे नहीं। दूसरा हमने बोला वेजिटेबल्स, जब हम फ्रूट्स नहीं दे सकते बच्चों तो वेजिटेबल्स कैसे दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, B and C. Which one is the correct answer? Give me answer fast. Okay. एग वाइट की अगर बात करें बच्चों, एग वाइट हम कभी नहीं देते। जो हमारा एग होगा ये आपका एग, और एग का जो वाइट वाला पार्ट भी हम बच्चे को नहीं देंगे। Now only you have one option, that is D. तो D is the correct answer. आपने सुना होगा दाल का पानी, चावल का पानी, उसी को हम बोलते हैं विनिंग फूड्स, या विनिंग स्टार्ट करते हैं हम तो शुरू में बच्चे को दाल का पानी दिया जाता है, पानी का, और साथ में चावल का पानी दिया जाता है। दैट इज डी इज द राइट आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? सो डी इज द राइट आंसर। सो यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following bone is called collar bone? बच्चों ये आपकी कॉलर, ओके। अब इसमें से पूछा है कि आपकी कॉलर बोन को क्या कहा जाता है। ये जो आपकी बोन है ये कॉलर बोन को क्या बोलते हैं? पहली चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो कॉलर बोन होती है इसका यदि आपसे कभी दूसरा नाम पूछे तो आपको बताना है बच्चों ब्यूटी बोन। कौन सी बोन? ब्यूटी बोन। यही आपको एक रोल प्ले करती है आपकी सुंदरता दिखाने के लिए, यही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी ब्यूटी दिखाने में। इसलिए इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो बोन्स है इस बोन का नाम दूसरा क्या है, तो इस बोन को हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं और साथ में कॉलर बोन भी बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट हम इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में इसको क्या बोला जाता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन? गिव मी आंसर। आई विल गिव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट, क्या हम एसिटाबुलम बोलेंगे, क्या हम पेल्विक बोलेंगे, क्या हम उसको स्केपुला बोलेंगे, या फिर बच्चों हम उसको क्लेविकल बोलेंगे? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये आपका फेस, ये आपका यहां से नेक, ये वाला जो एरिया है आपका, ये जो बोन्स है यहाँ पे, जो ये 2 बोन्स है यहाँ पर, फिर शोल्डर आ जाते हैं आपके। इस बोन का नाम पूछा है यहाँ पे, इस बोन का नाम हम बोलते हैं कॉलर बोन। इसी बोन्स को हम बच्चों यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर इसी बोन को क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। और हम मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में, हमारे नर्सिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? क्या हम उसको एसिटाबुलम बोलेंगे, क्या हम उसको पेल्विक बोलेंगे, या फिर हम उसको स्केपुला बोलेंगे, या फिर हम क्लेविकल बोलेंगे? विच वन इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड। तो क्लेविकल इज द कॉलर बोन, क्लेविकल इट इज एन ब्यूटी बोन ऑफ अ पर्सन। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, सबके अंदर, पूरे ह्यूमन के अंदर ये क्लेविकल बोन प्रेजेंस होती है। ये यहाँ पर आपके नेक के पास में सिचुएटेड होती है। यदि क्वांटिटी में आपसे पूछे कि कॉलर बोन की क्वांटिटी कितनी, तो आपको क्या बताना है? ओनली 2। देयर आर 2 बोन। अंडरस्टूड? ओके। सो आपका आंसर यहाँ पर बच्चों क्लेविकल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बताइए, कितना शानदार क्वेश्चन
कि which of the following allow air to pass into the lungs। अब हमारे पास में ऐसा कौन सा ऑर्गन है कि जो हमारी एयर को अंदर लंग्स के पास जाने देता है या लंग्स के अंदर जाने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो बताइए। क्या हम उसको एरोटा बोलेंगे, या फिर हम उसको ईसोफेगस बोलेंगे, या फिर हम उसको ट्रेकिया बोलेंगे, या फिर हम उसको हार्ट बोलेंगे? Which one is the correct answer? Give me answer fast बच्चों। Which of the following allow air into the lungs? इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि आपकी एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है? ऐसा कौन सा ऑर्गन है? या एओर्टा है, या फिर हमारा ट्रेकिया होगा, या ईसोफेगस होगा, या फिर हार्ट? देखिए, अगर हम बात करें तो हार्ट का काम तो होता है भाई ब्लड को पंप करने का। फंक्शन ऑफ हार्ट दैट इज पंपिंग ऑफ द ब्लड। डू यू अंडरस्टैंड? अगर हम बात करें एओर्टा का, तो एओर्टा के अंदर भी कहाँ क्या प्रेजेंस होता है? ब्लड होता है, जो कि हार्ट से निकलता है एओर्टा। ओके, आर्च ऑफ एओर्टा हम जिसको कहते हैं, ठीक है। उसमें पल्मोनरी वेन भी होगी, पल्मोनरी आर्टरी उसमें होती है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट। लेकिन हम ईसोफेगस की बात करें तो बच्चों ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर पार्ट है, ठीक है। सपोज ये आपका माउथ, ये आपकी नोज, ये आपका लिप्स, ये आईज, ये आपकी आईब्रोज, अब ये आपका नेक और ये आपका अपर बॉडी पार्ट। तो यहाँ से जब आप लेते हैं तो ये ईसोफेगस निकलता है और आपके फूड को यहाँ पे स्टमक में लाने का काम करता है। ये आपका बच्चों स्टमक है। मैंने कहा कि ईसोफेगस क्या है? इट इज एन अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, या इट इज एन ऑर्गन, इट विल कम्स अंडर द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ही यहाँ पर एक पार्ट है। सो यह ऑर्गन है। तो ईसोफेगस का काम होता है कि हमारे फारिंग से फूड को लेकर आता, जिसको हम बोलस कहते हैं, उस फूड को लेकर के स्टमक में लाने का काम है और कुछ नहीं। अच्छा, बोलस किसे कहते हैं? तो बच्चों मैं बताऊं आपको, जब आपका फूड प्लस सलाइवा यदि मिल जाता है, उस कंडीशन में हम उसको बोलस का फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। जब आपने फूड लिया, जैसे ही आप फूड लेते हैं, जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करती है? जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स है, या सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रिएट करने का काम करती है। जब आपका फूड और सलाइवा दोनों मिक्स हो जाएगा, दैट कंडीशन वी कैन से बोलस। तो ये बोलस जो फॉर्म होगा, अब सलाइवा का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन का काम करता है, चिकनाई प्रोवाइड कराता है। तो उससे इजीली क्या होता है बच्चों इसमें कि जो आपका फूड है फेरिंग से आपका नेक्स्ट जो जंक्शन है ईसोफेगस, उसमें इजीली आता है, और जब ये इजीली यहाँ से आएगा तो धीरे धीरे आकर के आपके स्टमक में आ जाता है। उसका काम कितना होता है? ईसोफेगस का काम होता है। अब यदि आपसे इसका लेंथ पूछे तो आपको बताना है बच्चों कि ये 25 सेंटीमीटर का होता है, जिसको आप एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कह सकते हैं या फिर आप ईसोफेगस कह सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इट इज एन ऑर्गन, इट्स अ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ट्रेकिया का काम क्या होगा? ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम यदि आपसे पूछे कि अदर नेम ट्रेकिया क्या है, तो आपको यहाँ पे बता देना है कि इसको विंड पाइप भी कहते हैं, एक हवा का पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया के माध्यम से, ट्रेकिया के थ्रू हमारे लंग्स में एयर पहुंचाने का काम करता है। इसी से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो बाहर से हम सराउंडिंग इन्वायरमेंट से या किसी भी बैकग्राउंड से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेकिया के थ्रू एयर हमारे लंग्स में पहुंचाने का काम होता है। ट्रेकिया का ही अदर नाम क्या है? विंड पाइप हम जिसको कहते हैं। और ये किसका ऑर्गन है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का ऑर्गन है,
डू यू अंडरस्टैंड? तो यदि आपसे कभी कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है या ऐसा कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का जो कि एयर को लंग्स तक लेकर के जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर ट्रेकिया। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने आपको बताया एर्टा क्या है, साथ में आपको मैं बताया इसोफेगस क्या है, और मैंने हार्ट भी बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम कैरी ऑन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट राइट आंसर इज दैट इज ट्रेकिया। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, आप बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर पूछा है द थिन सीरस फ्लूइड, यहां पर पूछा है बच्चों कि जो आपका थिन सीरस फ्लूइड मतलब एक फ्लूइड जो सिक्रिएट होगा बच्चों फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग। जब भी बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ब्रेस्ट से सिक्रिएट होगा, और कौन सा होगा? सीरस फ्लूइड होगा, एक फ्लूइड होगा, और ब्रेस्ट से कॉमन सेंस वाली बात है ऑफ कोर्स कि कोई भी फ्लूइड सिक्रिएट होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक पूरे वर्ड ने पूरा एमसीक्यू को बदल डाला है कि लेकिन यहाँ पे पूछा है बच्चों डिलीवरी के बाद। तो यहाँ पे यदि आपसे कभी भी कोई पूछे कि आफ्टर डिलीवरी के भी कितने घंटे बाद, तो 24 to 48 आवर्स मतलब 1 से 2 दिन बाद भी यदि डिलीवरी के बाद में कोई फ्लूइड निकल के आ रहा है तो उस फ्लूइड को हम बोलते तो मिल्क ही है, लेकिन हम उस फर्स्ट मिल्क को, इसका नाम है बच्चों फर्स्ट मिल्क, अब इसको हम क्या बोलेंगे ये पूछा है। एक सीरस थिन फ्लूइड्स होगा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग सिक्रिएट होगा, और साथ में आफ्टर डिलीवरी 24 to 48 आवर्स मतलब डिलीवरी के 24 से 48 के घंटों के बाद, जब किसी भी लेडी की डिलीवरी हुई उससे 24 से 48 घंटों के बाद से ब्रेस्ट से जो भी सिक्रिएशन होगा उस सिक्रिएशन को हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आई विल गिव ऑप्शंस एंड गिव मी राइट आंसर। फर्स्ट, क्या हम उसको बच्चों फोर मिल्क बोलेंगे, या फिर हम उसको हिंड मिल्क बोलेंगे, या फिर हम उसको दोनों बोल सकते हैं, क्या फोर मिल्क भी बोल सकते हैं, हिंड मिल्क भी बोल देंगे। एंड लास्ट वन इज दैट इज कोलेस्ट्रॉल। Which one is the correct answer? Give me answer fast. यहाँ पर पूछा है बच्चों, अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, लैंग्वेज आपको समझ में आएगा। 24 से 48 आवर्स कब? डिलीवरी के बाद। जो भी डिलीवरी हुई लेडी को, बेबी को डिलीवर करने के 1 से 2 दिन बाद जो भी ब्रेस्ट से सिक्रिएशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो 4 मिल्क बोलेंगे क्या हिंड मिल्क बोलेंगे, क्या फिर हम इस दोनों को बोल देंगे तो हमारा तीसरा राइट होगा क्या, या फिर हम कोलेस्ट्रम बोलेंगे? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? A, B, C and D. Which one is the correct answer? Give me answer fast. Of course कॉमन सी बात है कि ब्रेस्ट से हमेशा मिल्क ही सिक्रिएट होगा, लेकिन हम उस मिल्क को क्या बोलेंगे? फर्स्ट मिल्क। यदि यहाँ पर पूछ लेते कि यहाँ पे कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये फर्स्ट मिल्क क्या होता है आफ्टर द डिलीवरी के जस्ट बाद निकलने वाला जो मिल्क है उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड। तो बच्चों हम इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। डी इज द राइट आंसर, और कोलेस्ट्रम को ही हम बोलते हैं फर्स्ट मिल्क, या फिर आप इसको कह सकते हैं बच्चों, यदि आपसे पूछे कभी भी अनदर नेम क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट मदर मिल्क भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट मदर मिल्क को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोलेस्ट्रम। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आंसर बच्चों कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज द राइट आंसर। कोलेस्ट्रम आपका, जिसको आप फर्स्ट मिल्क कह सकते हैं, साथ में आप 24 से 48 आवर्स के डिलीवरी के बाद में जो भी ब्रेस्ट से सिक्रिएशंस होगा, दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से दैट इज कोलेस्ट्रम, अदरवाइज यू कैन से फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क।
डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों ड्यूरिंग, यहां पर बोला है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मतलब बताइए ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स थेरेपी पेशेंट डेवलप ब्रीदिंग साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीजिंग साउंड को ही मैं आपको बता दूं, दूसरा नाम बच्चों इसका म्यूजिकल साउंड होता है। व्हीजिंग साउंड को ही हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। एंड हर स्किन बिकम फ्लश्ड एंड हाइव, these are the characteristics of, suppose कोई एनीमिया का पेशेंट या सीवियर एनीमिया का पेशेंट है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कब करते हैं, हम करते हैं अधिकतर तो पोस्ट ऑफ में, सर्जरी के बाद में करते हैं, या फिर हम एनीमिया के पेशेंट को क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। अब एनीमिया की अगर आप बात करें तो एनीमिया का मतलब क्या होगा बच्चों? एनीमिया का मतलब होता है बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ये होता है बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज नॉन एज एनीमिया। अब मैंने बोला कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड मतलब ब्लड की कमी, तो अब जब ब्लड की कमी होगी तो ब्लड के बच्चों कंपोनेंट होते हैं जैसे आरबीसी, एचबी, हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन और साथ में इरिथ्रोसाइट्स। So these are the components। ये क्या है बच्चों? कंपोनेंट। ये है आपके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये सब है आपके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यही कंपोनेंट्स का लेवल कम होगा, दैट कंडीशन वी कैन से एनीमिया। ओके, अब एनीमिया का पेशेंट्स है, मैंने आपको बताया था कि माइल्ड भी होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा। तो माइल्ड हम किसको बोलेंगे, मॉडरेट हम किसको बोलेंगे और सीवियर हम किसको बोलेंगे? तो माइल्ड, मॉडरेट और हमारा सीवियर। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। माइल्ड जो होगा बच्चों जो 9 to 11 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होगा, या फिर 8 से लेकर 10 होगा जिसको हम मॉडरेट बोलेंगे, या फिर लेस देन 7। तो 7 वाले को हम हमेशा क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो मैंने बताया यदि पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी ले रहा है या उसके टाइम पर सडनली उसका ब्रीथिंग साउंड आ रहा है या फिर उसकी स्किन फ्लश्ड हो रही है और हाई हो रही है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? हमेशा जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसके पहले ब्लड का टेम्परेचर हम बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर आप कौन सा कैनुला यूज करेंगे, तो आपको लिखना है 16 गॉज का कैनुला आप यूज करेंगे। आप 18 का भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 16 देना है। 16 ऑप्शंस नहीं है तो फिर आपको 18 देना है। तो ये हम ब्लड पे इतने बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। कभी कभी पूछा जाता है ये किस कलर का होता है, तो वो आपको बताना होगा। ओके, तो यदि पेशेंट को हम कहते हैं यदि आपको कुछ भी इचिंग होता है या आपको वहां पर कुछ भी सर्दी लग रही है या आपको फीवरिंग होगा तो तुरंत इमीडिएट आप इन्फॉर्म करिएगा। सो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या फिर तो पेशेंट को म्यूजिकल साउंड डेवलप हो रहा है, साथ में पेशेंट्स का जो स्किन है वो फ्लश्ड और हाइस हो रहा है, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आई विल गिव ऑप्शंस। फर्स्ट, हीमोलाइटिक रिएक्शन होगा क्या बच्चों? क्या उसको रिएक्शन होगा, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है या हम उसको बोलेंगे, या फिर सेकेंड होगा आपका एलर्जिक रिएक्शन, या फिर बच्चों ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, या फिर थ्रोम्बोटिक क्राइसिस होगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? यदि वो ब्लड ले रहा है या फिर उसको हम बोलेंगे हीमोलाइटिक रिएक्शन बोलेंगे क्या हम उसको एलर्जिक रिएक्शन बोलेंगे या फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे या थ्रोम्बोटिक क्राइसिस बोलेंगे? नहीं, देखिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो हम बच्चों बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन से तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कुछ नहीं है कि ट्रांसफ्यूज करने के बाद में डेवलप हुआ है, ड्यूरिंग हुआ, तो ये तो नहीं होगा, तो ये इसको हम बाहर कर देते हैं। थ्रोम्बोसाइटिक क्राइसिस ये भी नहीं होगा। Now only you have 2 options A and B. Which one is the correct options? Very good.
तो बच्चों ये आपका जो आंसर है वो सही है, एलर्जिक रिएक्शन। पेशेंट का, जब हम दूसरे का ब्लड किसी दूसरे पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दैट कंडीशन वी कैन से एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है रहने वाला है बच्चों वो क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एलर्जिक रिएक्शन कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो यहाँ पर मैं भी वो भी डिस्कस करूंगा आपके। यदि आपसे एलर्जिक रिएक्शन पे कभी दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो ये बच्चों हाइपर सेंसिटिविटी पूछा जाएगा, सेंसिटिविटी। तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इसमें कौन आते हैं, सबसे पहले आपका ब्लड से होने वाला जो रिएक्शन, दैट कंडीशन दैट इज एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन आपसे पूछे कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी टाइप है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट। अब ये फर्स्ट है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा फर्स्ट बच्चों अस्थमा में भी देखने को मिलेगा। अभी मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट किसको बोलेंगे, सेकंड किसको बोलेंगे, थर्ड और फोर्थ में आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आप, तो आपका आंसर that is allergic reaction is the right answer. So here you can see these are the types of the hypersensitivity. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं types of hypersensitivity. First हमने यहाँ पे लिखा बच्चों allergy immediate। यहाँ पे बच्चों हमने लिखा है कि allergy immediate, ये है हमारा allergy immediate। एलर्जी इमीडिएट। यदि आपको एलर्जी इमीडिएट हो रही है तो आपका मीडिएटर कौन होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आईजी। ये आईजी ही आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, साथ में जो हमारा आईजी है, आईजी तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है कि आप एलर्जिक कंडीशन में। देख सेकंड, यदि आपसे कभी कभी पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे कि साइकोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंस, कभी आपको किसी ड्रग से, बहुत सारे लोग होते हैं मच्छर की अगरबत्ती खा जाते हैं, पॉइजन पी जाते हैं, लीमार दवा पी लेते हैं, कुछ भी ऐसा फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ भी टाइप की पॉइजनिंग हो जाती है, बॉडी के अंदर साइकोटॉक्सिक हो जाता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट हो जाती है, जिस कंडीशन में हमारा आपका क्या होगा, आईजीएम और आईजीजी रिस्पॉन्सिबल होता है, मीडिएटर्स वो होगा। थर्ड बच्चों इम्यून कॉम्प्लेक्स यदि डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी। यदि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर कोई भी इम्यून रिस्पांस वाली डिसीजेस हैं तो वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पर थर्ड टाइप्स हाइपरसेंसिटिविटी में फर्स्ट आएगा। सेकंड होगा आपका साइटोटॉक्सिक्स, और एलर्जी जो होगा आपका फर्स्ट हाइपरसेंसिटिविटी है। एलर्जी इज द फर्स्ट हाइपरसेंसिटिविटी, सेकंड वन इज साइकोटॉक्सिक होगा, एंड थर्ड वन इज इम्यून रिस्पांस, एंड फोर्थ डिले। यहाँ पर बच्चों फोर्थ जो होगा वो होगा डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी, उसको हम बोलते हैं फोर्थ। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों, टी सेल। लिम्फोसाइट्स में भी आपका टी सेल रिस्पॉन्सिबल होगा, और इम्यून की बात करें तो आईजीजी होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। एलर्जिक रिएक्शन में आपका हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट होगा। यदि आपसे पूछते हैं साइकोटॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो रही है, साथ में एंटीबॉडी डिपेंडेंस है, दैट कंडीशन में क्या होगा आपका हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड होगा। लेकिन थर्ड में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीजेस हैं तो उस कंडीशन में थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी होगा। और फोर्थ कौन सा होगा आपका, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका अपना रेटिना नर्सिंग एकेडमी, आपके एमपी व्यापम या मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो एग्ज़ाम 25 नवंबर को कंडक्ट होगा, उसके लिए कुछ टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। वो टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे एज इट इज़ आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप रेटिना नर्सिंग एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, साथ में अदरवाइज यू कैन डाउनलोड रेटिना नर्सिंग एकेडमी ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर्स एंड you can do the registration and you can purchase the test series from the Retina Nursing Academy app. तो बच्चों मैं बता दूं, यदि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होगा हमारा साथ में ये 399 रुपीज़ का होगा। अगर बात करें तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स भी हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनको पढ़ करके
सेम एज इट इज क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में 25 नवंबर को देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन के लिए 7 नवंबर 2022 को, आप इस बैच के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो एकेडमी है नर्सिंग एकेडमी MPCHO की तैयारी करा रहा है, साथ में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, एम्स नॉर्सवेट, ESIC होगा, DSSB होगा, साथ में रेलवे होगा, PHU होगा, PNST, GNST, PGI, जिपमर, मेनी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर किया जाता है बच्चों। साथ में यदि रेटिना नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है कि यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर होता है, और साथ ही साथ आपके सिलेक्शन के श्योर 100% चांसेस हैं। तो आप विदाउट डिले यहाँ पर आप सेकेंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में 4 से 5 दिन पहले स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर को। अदरवाइज आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अभी मध्य प्रदेश व्यापम बोर्ड के लिए, और इस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करके अपनी किस्मत में 4 चांद भी आप लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब यहाँ पे बोला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द नर्स वुड मॉनिटर फॉर अ पेशेंट ऑन वारफरिन थेरेपी। आप मैं बता दूं बच्चों, इनमें से कौन सा, मैं आपको जो ऑप्शन दूंगा उसमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है जो नर्स मॉनिटर करेंगी जो पेशेंट ऑलरेडी वारफरिन थेरेपी ले रहा है। वारफरिन थेरेपी की बात करो बच्चों, तो ये होता है बच्चों एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी हम कह सकते हैं इसको। ओके, तो ये एंटीकोगुलेंट थेरेपी, इट इज एन वारफरिन थेरेपी। अब यदि हम पेशेंट्स को यहाँ पर एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हैं या फिर वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में नर्स क्या असेस करेगी या डियर नर्स क्या देखेगी। तो आई विल गिव ऑप्शंस एंड यू कैन टेल मी व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर्स। या उस पेशेंट्स को एंटीकोगुलेंट दिया तो ECG चेक करेंगे, या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे, या फिर हम CBC चेक करेंगे, या फिर हम LFT करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट। Which one is the correct? ECG, ECG बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या ग्राम भी कह सकते हैं। ओके, अब ये क्या कर सकता है, ये आपकी हार्ट की कंडीशन, हार्ट की इलेक्ट्रिविटी को चेक करने का काम करता है हमारा ECG। जब हमने, हमारा क्वेश्चंस क्या है कि हम वारफरिन थेरेपी पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हमारी डियर नर्स क्या मॉनिटर करेगी पेशेंट्स में, क्या ECG करेगी। ECG इट इज एन इन्वेस्टिगेशन, क्या हार्ट का ECG करेगी। तो ये क्वेश्चन आपका पॉइंट्स को हमने बाहर कर दिया, ये नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे बोला बच्चों की LFT मतलब होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो ये बात कर रहे हैं हम बच्चों यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या वो ये देखेगी LFT करके कि वहाँ पर SGOT SGPT का लेवल्स क्या है, या फिर लिपिड प्रोफाइल देखेगी, या फिर इसमें उसका पूरा टेस्ट किया जाएगा, लिवर के फंक्शन टेस्ट, लिवर का प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये भी आपका बाहर कर देते हैं। नाउ ओनली यू हैव 2 ऑप्शंस B and C, and which one is the correct answer? Give me answer first. CBC बच्चों होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट इज CBC। कंप्लीट ब्लड काउंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर CBC। डू अंडरस्टैंड? एंड आपके पास में ये भी CBC भी चेक नहीं करेंगे, देन B इज द राइट आंसर। प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे हम, पेशेंट्स का PT लेवल देखेंगे, जिसको हम PT भी कहते हैं शॉर्ट में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखा जाएगा उस पेशेंट्स का, यदि हम उसको वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं, या कोई भी हम हिपेरिन दे रहे हैं, या फिर एनोक्सापेरिन दे रहे हैं, या कोई भी हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हैं, दैट कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट्स का हम क्या चेक करेंगे बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। डू अंडरस्टैंड? ओके, सो बच्चों ये आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स इज द राइट आंसर। ओके, यदि आपसे कभी भी पूछे कि पेशेंट्स यदि कोगुलेंट थेरेपी ले रहा है, या पेशेंट्स आपके साथ में, या पेशेंट्स को आप एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जा रही है या हिपेरिन दिया जा रहा है, तो पेशेंट्स का आपको क्या चेक करना होगा, या नर्स, डियर नर्स क्या मॉनिटर करेगी। तो भूलना नहीं है,
क्या करेगी, प्रोथ्रोम्बन टाइम को देखेगी। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 6 में। तो ऐसे ही पैरामीटर्स होंगे, ऐसी क्लास होगी, बस आप बने रहिए। और ये जो क्लासेस हैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की में दबंग क्लास है, दबंग कंटेंट, दबंग एमसीक्यूज, ये आपको हर क्लास में ऐसे मिलेंगे। और ये आपको 25 नवंबर को एग्जाम होने जा रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा आप रेटिना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।